अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज 8.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 से हम ये लेक्चर स्टार्ट करने लगे। इसके पहले जो 4 क्वेश्चन का लेक्चर है वो अपलोड है, उसमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि फाइंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि भाई एक ट्राइंगल है, उसके आपने इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा फाइंड करने। कह रहे हैं हुज वर्टिसेस, कह रहे उसके वर्टिसेस जो है एक्स वाई, मैंने ए बी सी लिख दिया। इसमें हमारे पास ये क्या आएगा जी, ये एक्स आएगा, ये हमारे पास क्या आ जाता है जी वाई, और ये आ जाएगा जी जेड के। इसके जो एक्स वाई जी, ये जो 3 वर्टिसेस हैं ये गिवन है। तो ऐसा है कि ये जो इसके हमारे पास कितने पार्ट हैं जी, 1 2 3 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के। अब इसमें देखो सब में काम क्या करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इनकी M1 M2 और M3, ये जो तीनों लाइंस हैं यानी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इन तीनों की आपने स्लोप फाइंड करनी है। जब आपके पास स्लोप होगी तो फिर आप उन्हीं स्लोप की हेल्प से, तीनों स्लोप की हेल्प से अल्फा बीटा और गामा फाइंड कर सकते हैं। यानी इंटीरियर एंगल के लिए आपको ये है कि ये आपको अल्फा बीटा और गामा के लिए ये फार्मूले आप अप्लाई करते हैं, और ये तब अप्लाई होते हैं जब आपके पास स्लोप गिवन हो, या फिर आप स्लोप को आपको फाइंड करनी पड़ती है। तो इस वाले केस में हमें स्लोप फाइंड करनी है, तो इसलिए हमें सबसे पहले इन तीनों की स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। M1 M2 M3 जो है, यानी इन तीनों साइड की स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी। जब स्लोप आ जाएगी तो फिर उनके दरमियान जो अल्फा बीटा गामा है वो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्लोप फाइंड करनी है। तो किसके दरमियान हमने फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ एक्स वाई। आपने लिख देना है जी स्लोप ऑफ एक्स वाई। अब क्योंकि हम एक्स और वाई का स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी लिख लेता हूँ, दैट इज -2 और 3, और जो y है उसके है -3 और -4। अब इसके ऊपर ये x1 y1, ये x2 होगा और ये y2 होगा। अब स्लोप का फार्मूला लगा देते हैं। m1 इज इक्वल टू y2, फार्मूला लगेगा y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। तो अब हमारे पास जो m1 है y2 मेरे पास क्या है -4 है, माइनस y1 क्या है मेरे पास 3 है, आगे क्या है x2 मेरे पास क्या है -3 है, आगे ये वाला माइनस है ये वाला, लेकिन x1 हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। अगर आपके पास x1 या y1 पहले से नेगेटिव हो तो फिर ये साइन चेंज होते हैं, क्योंकि इधर भी तो एक नेगेटिव है ना, जैसा कि यहाँ पे एक नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो यूं हमारे पास जो m1 है वो क्या आ जाएगा, -7 बच गया, और नीचे क्या बच गया जी -1। तो m1 जो है वो हमारे पास माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, m2। अब हमारे पास यानी कि स्लोप ऑफ एक्स वाई तो हमारे पास आ गए है, दैट इज मैं लिख देता हूँ, इसी के आगे चले मैं लिख लेता हूँ, दैट इज 7। अब मैंने m2 फाइंड करना है। m2 किसके पास है, y और z, दो जो इसके वर्टिक्स हैं उनके दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है m2। तो इसलिए मैं पहले क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ लिख लेता हूँ, स्लोप ऑफ y z। तो अब क्योंकि y और z दोनों का स्लोप है तो मैं इधर y की वैल्यू लिखूंगा। y मेरे पास -3 और -4 है, और जो z है वो मेरे पास 5 और 2 है। अब देखें x1 y1 x2 y2, m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। तो हम इसी जगह इनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। m2 हमारे पास आ जाएगा जी y2 हमारे पास क्या है 2 है, माइनस y1। अब देख सकते हैं कि y1 भी नेगेटिव है, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस नीचे। अब देखिए x2 हमारे पास क्या है 5 है, लेकिन देखिए x1 भी नेगेटिव है, तो ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और हमारे पास कितना आ जाएगा जी 3। अब ऊपर हमारे पास m2 जो है वो आ गया जी 6, और नीचे क्या आ गया जी 8। तो m2 को आप लिख सकते हैं 3/4 लिख दें, यानी कि 2 से कैंसिल करने के बाद। अब आप देखें कि आपके पास m1 भी आ गया है, m2 भी आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, m3 आप देख सकते हैं कि z और x के दरमियान है, तो हम ऐसा करते हैं कि z लिखेंगे स्लोप किसकी, स्लोप ऑफ जेड एक्स की। ठीक है जी, स्लोप ऑफ जेड एक्स हम फाइंड करें, जैसे इधर वाई जेड फाइंड किया ना, इसको चले मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। तो मैं पहले z की वैल्यू लिख देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x पहले लिख दें y बाद में लिख दें, इधर वैल्यू भी z में पहले लिख रहा हूँ, आप x भी पहले लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम ही आएगा। और x है, x मेरे पास क्या है जी -2 है, और दूसरा क्या है 3 है।
ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब देखें m3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। तो m3 जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, y2 मेरे पास क्या है जी, 3 है, 3 लिख लें, माइनस y1 मेरे पास 2 है। अब देखिए नीचे x2 है, x2 मेरे पास -2 है, और x1 क्या है, 5 है। तो यूं मेरे पास इसको ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन जो है एक ही यानी कि बोर्ड पे हो जाए। अब देखिए m3 मेरे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल 3 में से 2 गया 1, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 -3, देख सकते हैं -7। तो m3 को मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू -1/7। तो ये देखिए मेरे पास m1 m2 m3 ये तीनों क्योंकि मेरे पास आ चुके हैं, m2 भी आ गया, m3 भी और m1 भी आ गए। तो अब आपने मैंने सिंपल इन्हें क्या करना है कि अब मेरे पास ये वाले फार्मूले लगेंगे, टेंजेंट अल्फा। नाउ अब आप लिख देना कि भाई अब एंगल हम फाइंड करने लगे। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू m3 और m2 1 प्लस m3 और m2, क्योंकि देख सकते हैं अल्फा ये है ना, तो m3 और m2 m1 है, m2 गलती से लिख दी, m1 है, क्योंकि ये देखें ये अल्फा है ना, यहाँ एंगल बन रहा है ना, तो ये देखें m3 है और 1, m3 और 1 के दरमियान में एंगल हमारे पास बन रहा है, इसलिए हम लिखेंगे। तो 1/7 -1/7 माइनस m1 हमारे पास कितने हैं जी, ये देखें 7 है, तो आपने देखिए 7 लिख दिया। आगे 1 प्लस m3 क्या है, -1/7 है, और m1 हमारे पास देख सकते हैं कि क्या है, 7 है, तो इधर मैं क्या लिख देता हूँ, 7। ये देख सकते हैं ये 7 से कट गया, तो ऊपर अगर मैं ये कर लूँ 7 एलसीएम ले लूँ, तो मेरे पास -1 7 7 ज़र क्या हो जाएगा, 49, 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कौन सा, ये वाला 1 प्लस माइनस -1। तो अब देखिए मेरे पास जो टेंजेंट अल्फा आ गया है, टेंजेंट अल्फा क्या आ गया जी, -50/7, एक सेकेंड, -50/7 और नीचे क्या आ गया, 0। अब क्या आ जाएगा कि ये अनडिफाइन आ गया, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, क्योंकि जब भी किसी का डिनोमिनेटर 0 तो वो अनडिफाइन होता है। जब अनडिफाइन होता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 90, यानी कि टेंजेंट जो हमारे पास अल्फा होता है वो अनडिफाइंड जो है इन्फिनिटी होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हम फाइंड कर लेते हैं टेंजेंट बीटा का फार्मूला लगा देंगे। अब देखिए ये वाला आ जाएगा m1 m2 ओवर 1 प्लस m1 और m2। अब आप देख सकते हैं कि जो m1 है ये जो बीटा है वो m1 और m2 यानी 1 और 2 के दरमियान बन रहा है, इसलिए हमने वही दो स्लोप लिए हैं, 1 और 2। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो स्लोप है वो 7 है, जब m1 7 है, ये देख सकते हैं m1 हमारे पास 7 है, m2 3/4 है, तो मैं इधर लिख देता हूँ जी 3/4 डिवाइड बाय 1 प्लस 7 इंटू 3 बाय क्या आ जाएगा 4। अब देखिए ऊपर ये मैं ये लाइन लगा दें, अब देखिए 4 मैंने एलसीएम ले लिया, 4 7 ज़र क्या हो गया 28 माइनस, ये देखिए डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो 3 आ जाएगा। अब इसके नीचे देखो 7 3 ज़र 21 हो जाएगा ना, और नीचे देखो मैं ये वाला 4 एलसीएम ले लूँगा, ठीक है जी, ये वाला 4 एलसीएम ले लूँगा, तो ये तो 4 21 हो गया, ये प्लस भी इसी तरह आ जाएगा। 4 1 ज़र क्या हो जाएगा 4, यानी 4 1 ज़र 4 हो गया। अब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर नीचे वाले डिनोमिनेटर से यानी कि एलसीएम से कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 25, और नीचे मेरे पास 21 और 4, ये भी क्या आ जाएगा 25, ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी टेंजेंट बीटा आ रहा है। तो ये देखिए बीटा को इधर ही रहने दें, ये टेंजेंट को उधर लेके जाएं तो ये 25 कट के तो 1 आ जाएगा, तो जो टेंजेंट इनवर्स 1 होता है वो हमारे पास कितना होता है 45 डिग्री होता है। अब थर्ड जो है आप चाहें तो यही वाला लगा दें, टेंजेंट गामा इज इक्वल टू ये लगा सकते हैं, या आप ये है कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 90 करके ये भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि जगह हमारे पास किधर है, मैं कह रहा हूँ ताकि सारा कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन।
तो हम देखते हैं कि नीचे हमारे पास कितनी अभी जगह आ रही है, नीचे भी जगह कम आ रही है। तो ऐसे चले ये आप मिटा लें, या ये वाली साइड थोड़ी सी मिटा लेते हैं, क्योंकि अभी आपको समझ तो आ गई ना कि हमने क्या किया। फिर लिखना होगा तो ज़रूरत पड़ेगा तो हम लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या है कि हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा क्या होता है 180 की इक्वल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इसलिए अल्फा हमारे पास आ चुका है 90 डिग्री और बीटा हमारे पास आ चुका है जी 45 डिग्री और गैमा हमने फाइंड करना है तो 180 डिग्री आ गया। अब इन दोनों को जमा करें तो 135 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो गैमा को इधर ही रहने दें। ये जो 180 है इसमें से 135 दूसरी तरफ जाके माइनस करेंगे तो गैमा हमारे पास कितना आ जाएगा 45। तो यूं हमारे पास अल्फा बीटा गैमा जो है वो तीनों एंगल आ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। यूं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 2 है 5 का वो मैंने सॉल्व कर दिया बिल्कुल सेम जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, पार्ट 1 किया था 5 का, इसी तरह 5 का पार्ट 2 है। तो इसमें हमारे पास देखें हमने पहले एक्स वाई का स्लोप फाइंड किया, एक्स और वाई लिख दिया, फिर स्लोप का फार्मूला पुट किया m1, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई के दरमियान m1 है तो m1 स्लोप फाइंड करेंगे। y2 की वैल्यू -1 पुट की, y1 की वैल्यू 2 पुट की, x2 की वैल्यू 0 पुट की, x1 की वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव थी तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को के साथ मल्टीप्लाई होके 3 आ गया। -2 -1 -3 होता है, 3 + 0 3 होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 ज़ा 3, तो m1 इस तरह आ गया हमारे पास -1। फिर हमारे पास m2 हम फाइंड करेंगे जो कि y और z के दरमियान है, तो इसलिए मैंने स्लोप ऑफ y z लिखा और y और z की जो वर्टेक्स उसने दिए हुए थे 0 -1 और 3 और 3 वो पुट कर दिए। अब m2 का फार्मूला y2 देखें 3 है तो हमने 3 पुट कर दिया। आगे देखें y1 -1 है तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस +1 लिख दिया। नीचे x2 हमारे पास देखें 3 है, आगे माइनस है -x1 है तो -0 आ जाएगा क्योंकि x1 की वैल्यू 0 है। 3 + 1 4 है और 3 - 0 3 है, तो m2 भी आ गए। थर्ड हमारे पास जो स्लोप है वो z और x या x और z के दरमियान है जो कि 3 है। तो हमने स्लोप ऑफ zx तो z की वैल्यू हमने लिख दी जो कि हमारे पास वर्टेक्स था z और x जो वर्टेक्स था वो लिख दिया। y2 हमारे पास देखें क्या है 2 है, y2 लिख दिया। y1 क्या है हमारे पास 3 है तो हमने 3 लिख दिया। आगे x2 हमारे पास -3 है वो लिख दिया और x1 हमारे पास क्या, यानी x2 हमारे पास -3 था, -3 पुट किया, x1 हमारे पास 3 है 3 पुट किया। 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा क्योंकि 3 बड़ा है तो साथ साइन क्या लगेगा माइनस का, -3 और -3 क्या हो जाएगा -6। ये वाला माइनस इस माइनस से कट के 1 और 6 आ जाएगा m3। जब हमारे पास तीनों लाइन की स्लोप m1 m2 m3 आ गई हैं तो हमने लेट करना है कि लेट अल्फा बीटा एंड गैमा बी द 3 इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब तो पहला हमारे पास टेंजेंट अल्फा लगेगा m3 - m2 1 + m3 और m2। क्यों? अब देखो m1 और m3 और m2 क्यों लग रहा है, क्योंकि ये देख सकते हैं m3 और m1 के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा है, तो इसलिए ये m3 और जो 1 है उसी की हिसाब से हमारे पास फार्मूला बनेगा और स्लोप भी वही आएंगे। इसलिए m3 की वैल्यू हमारे पास 1/6 है वो पुट कर दिया। m1 हमारे पास -1 था तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस से प्लस हो जाएगा 1, ऐसे ही प्लस ऐसे ही m3 की वैल्यू 1/6 लिख दी और m1 की वैल्यू -6 लिख दी, सॉरी -1 लिख दी। अब ये देखें ये 6 ऊपर, ये देखें ये 6 एलसीएम आ गया, 6 और ये वाला 6, ये देखें ये वाला 6 और ये एलसीएम सेम है तो इसलिए 1 सेम आ गया। इस 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है इसलिए ये जो एलसीएम वाला 6 है ये 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली देखें इक्वल और ये वाली लाइन इसी तरह आ गई। फिर देखें यहाँ 6 हमारे पास ये वाला एलसीएम आ गया, इस 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है यानी इस 1 के नीचे ये वाला 6 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, यानी ये वाला 1 और 1 1 हो जाएगा। तो नीचे क्योंकि इसके 6 है और वही हमारा एलसीएम है तो इसलिए ऊपर वाला 1 1 ज़ा 1 ही होगा। ये देखें ये भी एलसीएम है ये भी एलसीएम, 6 से कट गया, ऊपर 6 + 1 7 हो गया और 5 6 में से 1 गया तो 5, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 7/5। अब अल्फा को इधर ही रहने दिया, टेंजेंट उधर जाके इनवर्स बन गया, 7 को 5 से डिवाइड किया तो 1.4 आता है। टेंजेंट इनवर्स 1.4 जो होता है 54.4 होता है जो कि 54 ही होगा। हाँ, इसको हम 55 तब लिखते हैं अगर ये यहाँ हमारे पास पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती है, जैसा कि इस वाले केस में पॉइंट के बाद 9 है तो हमने इस पिछले वाले को A1 इंक्रीज कर दिया, 81 से 82 बना दिया। इसी तरह हमारे पास जो बीटा है वो किसके दरमियान में है, m1 और m2 के दरमियान में हमारे पास बीटा है तो इसलिए m1 और m2 हमारे पास स्लोप में दोनों यूज होंगे फार्मूले में और वो जाकर आगे यानी कि एंगल आ जाएगा। m1 हमारे पास देखिए -1 है, ये देख सकते हैं m1
m1 -1 है तो हमने देखो m1 -1 पुट किया। m2 हमारे पास 4/3 है, ये देख सकते हैं 4/3 है, वो पुट किया। 1 इसी तरह प्लस इसी तरह m1 देखें ये -1 है वो लिख दिया, और m2 जो है वो 4/3 है वो लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला 3 एलसीएम आ गया। इस 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये 3 जो है 3 1 ज़र 3 हो गया। ये 3 और 3 सेम है तो 4 ऐसे ही आ गया। अब ये देखें ये 3 एलसीएम आ गया इधर। अब यहाँ इस 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला 3 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 ज़र 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 4 ज़र 4 हो जाएगा। इसके नीचे जो 3 है वही हमारा एलसीएम है, इसलिए 4 में कोई चेंज नहीं आएगा। 3 3 से कट जाएगा, ऊपर -3 -4 -7 होता है, और नीचे 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। 4 बड़ा है, साथ साइन माइनस 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 से कैंसिल होकर 7 आ जाएगा। देखो बीटा इधर ही रहा, एंगल जिन इधर गए, टेंजेंट उधर जाके इनवर्स बन के 7 टेंजेंट इनवर्स 7 लें तो 89.9 डिग्री जो कि 82 आ जाएगा। अब जब भी आपके पास दो एंगल हमारे पास आ जाते हैं तो थर्ड एंगल आप क्या है कि स्लोप का फार्मूला भी लगा के फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बजाय आप ये लगा लें, ये ज़्यादा आसान है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 होता है, तो इन दोनों को ऐड करें और उधर जाकर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गैमा 44 हो जाएगा। अदरवाइज आपका जो गैमा का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू m2 माइनस m3 अवर 1 प्लस m2 और m3। इधर m2 की और m3 की वैल्यू पुट करें, इधर 1 और m2 m3 की वैल्यू पुट करें, तब भी 44 ही आएगा। तो इसलिए मैंने आपको साथ इस तरह भी बता दिया, इस तरह का फाइंड करना चाहें, इस तरह फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यूँ हमारे पास इसका 2 भी हो गया। वीडियो को पास करके उतार लें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, अगर हम इसके पार्ट थर्ड की बात करें तो एक्स वाई जी वर्टेक्स चेंज है, बाकी सारा सेम प्रोसीजर करना था तो मैंने सॉल्व कर दिया। सबसे पहले यानी एक्स और वाई लिखा, फिर जो स्लोप ऑफ एक्स वाई था ना, यानी एक्स और वाई का हमने क्या करना था, स्लोप फाइंड करना था। तो अब देख सकते हैं कि जब हमारे पास एक्स और वाई ये है m1 है, जब वाई जेड फाइंड करेंगे तो m2 होगा, जेड एक्स फाइंड करेंगे तो m3 होगा। अब m1 जो है वो स्लोप निकालने के लिए y2 -4 है, y1 हमारे पास 0 आ गया। देखिए x2 1 है और x1 पहले से नेगेटिव है, तो माइनस माइनस देखो क्या हो गया, प्लस, ये वाला माइनस और इसके साथ ये वाला माइनस, प्लस और 2 आ गया। यहाँ ऊपर -4 बचेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो m1 आ गया। स्लोप ऑफ yz आप देख सकते हैं कि m2 ये वाला है, तो इसलिए y और z के हमने दोनों वर्टेक्स लिख लिए, फार्मूला लगा दिया। y2 देखिए हमारे पास किधर है जी, 6 है, 6 लगा दिया, 6 लगा दिया। y1 हमारे पास क्या है, -4, तो ये देखिए एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर 4। नीचे x2 हमारे पास 6 है, 6 लगा दिया, और आगे क्या x1 1 है तो 1 लगा दिया। ये कितने हो गए, 10, और नीचे क्या बचा 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब ZX जो है हाँ हमारे पास यानी M3 है, तो इसलिए हमने Z और X के वर्टेक्स लिख दिए। Y2 हमारे पास देखें क्या है, Y2 0 है, 0 पुट कर दिया, Y1 6 है तो 6 पुट कर दिया, X2 -2 है, -2 पुट कर दिया, और X1 6 है तो 6 पुट कर दिया। -6 बचेगा और नीचे -8 बचेगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 के टेबल से 2 3 2 4 M1 M2 M3 तीनों हमारे पास स्लोप आ गई। अब इंटीरियर एंगल अल्फा बीटा और गैमा जो है वो हमने लेट किए और वो फाइंड करने, तो अल्फा के लिए हमने ये फार्मूला लगा दिया, क्यों कि 3 और 1 देख सकते हैं, 3 और 1 के दरमियान अल्फा है, इसलिए हमने 3 और 1 वाली दो स्लोप लेनी है, M3 लेनी है और M1 लेनी है। M3 की वैल्यू पुट कर दी, M1 की वैल्यू देख सकते हैं कि ऑलरेडी नेगेटिव है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस होके 4/3 आ गया, 1 प्लस M3 और M1 की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम 4 3 12 होता है, तो 3 3 9 और 4 4 16 हो जाएगा। अब हम नीचे देखें कि ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस सारा क्योंकि रेसिप्रोकल था तो कट के 1 आ गया। तो अब देखिए ऊपर 25 आ गया और नीचे इसके देखें ना 12 लिख देते हैं, ठीक है, 25 ओवर 12, और नीचे इसका क्या आ गया 0। तो जब भी किसी वैल्यू का डिनोमिनेटर यानी कि इस वाले सेंस में 0 हो तो वो अनडिफाइन होता है, यानी टेंजेंट का आगे जो डिनोमिनेटर वहाँ 0 आ जाता है, ऊपर जो मर्जी वैल्यू आ जाए तो वो अनडिफाइन होता है। तो ये अनडिफाइन का इन्फिनिटी का सिंबल है, तो जो टेंजेंट अनडिफाइन होता है वो 90 डिग्री पे होता है, इसलिए हमने अल्फा को 90 डिग्री लिख दिया। अब देखें बीटा क्योंकि M1 और M2 के दरमियान है, तो M1 और M2 स्लोप को लेंगे। M1 जो है वो -4/3 है, देख सकते हैं -4/3 वो लगा दी। M2 हमारे पास देखें क्या है, 2 है, 2 लगा दिया। इसी तरह M1 की वैल्यू देखें 4/3 है और M2 की वैल्यू 2 है। अब ये देखें ये 3 हमने एलसीएम ले लिया, अब ये 3 और 3 सेम है, इसलिए -4 ऐसे ही आ जाएगा, इस 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, और नीचे ये देखें ये 3 एलसीएम आ गया,
अब ये देखें इस 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़र 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 3 है तो वो 8 4 2 ज़र 8 ही रहेगा। ये देखें एलसीएम एलसीएम से कट गया, 6 और 4 क्या होते हैं -10 और 8 में से 3 गया तो 5, 8 बड़ा है तो साथ माइनस 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 से कैंसिल हो जाएगा और 5 2 ज़र, तो ये देखिए 2 आ गया। तो ये बीटा इधर टेंजेंट जाके उधर इन्वर्स हो गया, तो टेंजेंट इन्वर्स 2 जो है वो 63 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन वो मतलब 5 पॉइंट के बाद 5 से छोटी वैल्यू है, इसलिए हमने उसको 63 ही लिखा। अब हमारे पास देख सकते हैं अल्फा और बीटा आ गया। अल्फा और बीटा में वैल्यू पुट की, इन दोनों को ऐड किया 153 इधर आके माइनस किया तो 27 आ गया, जो कि गैमा की वैल्यू। अदरवाइज आप ये गैमा के लिए M2 और M3 ये देख सकते हैं कि गैमा M2 और M3 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे और यहाँ पे अल्फा और बीटा के फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व किए, अगर आप M2 और M3 की वैल्यू इस वाले फार्मूले में पुट करते हैं तब भी आपके पास 27 ही आ जाएगा। आप इस तरीके से निकालें तब भी ठीक है, आप इस तरीके से निकालें तब भी ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 भी हो गया, लास्ट इसका पार्ट 4 रह गया। अच्छा, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है 4 है, एक्स वाई जी के जो वर्टेक्स थे वो लगा दिए, एक्स और वाई का सबसे पहले स्लोप फाइंड किया, y2 की वैल्यू पुट की, देन y1 की वैल्यू पुट की, x2 की वैल्यू 0 0 पुट की, x1 की वैल्यू ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, +4 आ जाएगा, -3 -1 -4 और 4 + 0 4 होता है, 4 4 से कट के -1 आ जाएगा। दूसरा स्लोप हमने क्या फाइंड करना है, y और z के दरमियान फाइंड करना है, तो y और z दोनों के वर्टेक्स लिख लिए, स्लोप का फार्मूला लगाया, y2 हमारे पास क्या है 3 है और y1 हमारे पास क्या माइनस है, तो ये वाला माइनस इस माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे x2 हमारे पास देख सकते हैं 4 है, माइनस x1 क्या है 0 है, 3 + 3 6 हो जाएगा, 4 2 के टेबल से कैंसिल, 2 3 ज़र एंड 2 2 ज़र 4। लास्ट वर्टेक्स हमारे पास यानी कि स्लोप बनेगा वो z और x, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ z और x M3 इसकी, तो z और x दोनों लिख लिए, स्लोप का फार्मूला लगाया, y2 की वैल्यू पुट की, माइनस y1 की वैल्यू 3 है वो पुट की, x2 की वैल्यू -4 है वो पुट की, और सॉरी x2 की वैल्यू हाँ ठीक है -2 पुट की, 4 पुट की, और x1 की वैल्यू 4 है वो पुट की। 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा -2 और नीचे -4 -4 -8 माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़र और 2 4 ज़र। अब अल्फा बीटा गैमा विद इंटीरियर 3 इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है, इसलिए अब देख सकते हैं कि अल्फा टेंजेंट अल्फा M3 और M3 और M1 के दरमियान अल्फा है, तो M3 और M2 हमने स्लोप यूज की है, M3 की वैल्यू पुट की 1/4, M1 की वैल्यू जो है क्योंकि -1 है तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ये 1 इसी तरह आ जाएगा, M3 की वैल्यू 1/4 और M1 की वैल्यू क्या है -1 वो पुट कर रही। ये देख सकते हैं कि ये वाली लाइन तो देखो इधर ही है ना, ये वाली लाइन है ये बड़ी, 4 इसी तरह आ गया, ये 1 इसी तरह आ गया, क्योंकि इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम है, इस 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, लिहाजा ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 1 ज़र 4 हो जाएगा। ये देखें ये वाला ये 4 एलसीएम ले लिया, अब इस 1 के नीचे कोई नहीं है ना, इसलिए ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, ये वाला प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, 1 1 ज़र 1 आ जाएगा। ये देखें ये भी एलसीएम है ये भी एलसीएम, 4 क्योंकि दोनों एलसीएम है दोनों डिनोमिनेटर हैं कट जाएंगे, 2 पर 5 4 + 1 5 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएंगे निकाल देंगे तो 3 आ जाएगा। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे 5/3 तो 1.67 आ जाएगा। अल्फा को इधर रहने दें, टेंजेंट उधर जाके इन्वर्स बन जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स 1.67 करेंगे तो ये हमारे पास 59 डिग्री यानी कि हमारे पास आ जाएगा, राउंड ऑफ करने के बाद यानी कि हमारे पास 59 बचता है। नेक्स्ट अगर हमारे पास बीटा है हमारे पास M1 और M2 के दरमियान में, इसलिए M1 और M2 स्लोप यूज करेंगे। M1 हमारे पास देख सकते हैं -1 है, -1 पुट किया, M2 हमारे पास क्या है 3/2 है, तो देख सकते हैं हमने 3/2 पुट किया, 1 इसी तरह M1 की जगह -1 और M2 की जगह 3/2। ये देख सकते हैं ये 2 हमने एलसीएम ले लिया, इस 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, लिहाजा ये जो 2 है इस 1 से मल्टीप्लाई होकर -2, इसके नीचे 2 है तो 2 और 2 सेम है इसलिए -3 ऐसे आ जाएगा। ये देखें ये वाला नीचे ये जो 2 है ये वाला 2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 2। अब इस 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है इसलिए 2 1 ज़र 2 और प्लस माइनस -3 1 ज़र 3 हो जाएगा। अब ये देखें ये भी एलसीएम है ये भी एलसीएम है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -3 और -2, -5 और 3 में से दोगे तो -1, माइनस माइनस से कैंसिल होकर 5, टेंजेंट इनवर्स 5 79 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आ गई है, दोनों की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 होता है। इंटीरियर एंगल जो ट्रायंगल होते हैं उसके सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की, इन्हें ऐड किया, उधर जाके माइनस किया तो हमारे पास पीछे कितना आ जाएगा 42। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट, इसके 4 पार्ट थे, चारों के चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए।
अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो उसमें सिंपल कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है कि अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। अगर कोई सी भी दो लाइन है, हम किसी भी डायरेक्शन में, अगर फर्ज किया इस तरफ को लाइन है और दूसरी इस तरफ को है, तो ये जिस जगह ये लाइन ने इस पॉइंट को कट किया ना, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको कहा जाता है, यानी वो पॉइंट जहां पर दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, वो वाला पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो सोचा थोड़ा सा नीट करके लिख देता हूँ, बहुत ही ज्यादा। इंटरसेक्शन ये होगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये मतलब है कि अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स से ऊपर भी इसकी वैल्यू, यहाँ से यानी कि इधर कितना है और यहाँ से इधर कितना है, तो यहाँ से कोई एक्स की वैल्यू होगी और यहाँ से वाई की वैल्यू होगी, तो दो पॉइंट होंगे। मैं थोड़ा सा बहुत क्लोज बना दी, मैं दोबारा यहाँ पर बनाता हूँ। अगर फर्ज करें कि एक लाइन ऐसे को आ रही है और दूसरी लाइन अगर फर्ज करो हम ऐसे लगा लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब देखें यहाँ से बिल्कुल एक्स एक्सिस से ऊपर है और यहाँ से क्या है, वाई एक्सिस के बिल्कुल सामने, तो यहाँ पर कोई एक्स की वैल्यू होगी और एक वाई की वैल्यू होगी, वो जो दो वैल्यू होंगी एक्स और वाई की, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनफेक्ट होगी। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सी बात है, तो आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ऐड 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने ऐड कर देना है। 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है और x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो ये देखें दोनों कट गए। अब ऐड क्यों किया, क्योंकि इधर y अकेला था, इधर भी y अकेला था और साइन ऑलरेडी क्योंकि उनके डिफरेंट थे तो ये कट जाएंगे, इसलिए ने ऐड किए। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 2x ये हैं और एक x ये 3 है। और यहाँ देख सकते हैं कि 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, s0। अब आप लिख सकते हैं 3x, इस माइनस को उधर ले जाएं तो 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब आप क्या लिख लें, पुट इन 1, पुट इन, चलिए 2 में पुट कर लेते हैं। अब देखें ये क्या है, x है, x की मैं लिख लेता हूँ x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस x की जगह क्या पुट करें, 1 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें 4 में से 1 गया तो पीछे कितना बचेगा, -3। इस y को उस तरफ ले जाए, y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप देख सकते हैं y की वैल्यू आ गई, तो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या आ जाएगा, x और y यानी 1 और -3। ये यानी कि हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पहला पार्ट है वो हो गया, 1 और -3। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था जिसमें पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है, यानी x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू -3 होगी। यानी फर्ज कर लेते हैं कि x की वैल्यू 1 यहाँ है और ये -3 y की वैल्यू इधर है, तो इसका मतलब है कि ये क्योंकि x की वैल्यू 1 है ना, तो इससे बिल्कुल पॉइंट नीचे आएगा और इसके सामने यहाँ पे कोई दो लाइनें होगी, वो किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे उन्होंने कट किया होगा। तो यूँ हमारे पास ये पहला जो क्वेश्चन है, इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकाल लिया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें देखें, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन था वो सिर्फ क्या था कि इधर यानी y की बात करें तो एक तरफ प्लस माइनस था, आई थिंक पहले प्लस था और बाद में माइनस था, यानी एक के साथ प्लस था माइनस था तो हमने ऐड करके कट कर दिया, वो हमारे पास यानी कि y जो वेरिएबल था कट गया, x वेरिएबल बच गया और उसका आंसर आ गया। लेकिन इस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ गया। तो जब भी आप किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, खत्म करते हैं, तो उस वेरिएबल के स्टार्ट में कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। जैसे इसमें क्या है, y 5 है और इधर y 1 है, मतलब y जो वेरिएबल है ये सेम नहीं है, इनके कोफिशिएंट डिफरेंट है। इधर देखें x क्या है, 1 है, इधर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब है कि जो x वेरिएबल है इनके कोफिशिएंट भी डिफरेंट है, यानी एक 2 है और इधर 1 है, जबकि इधर 5 है और इधर 1 है, तो आप डायरेक्ट जो है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करा सकते। फिर आपको इनके पहले कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। सेम से मुराद है कि या तो आप इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, y दो वेरिएबल सेम हो जाएगा। दूसरी ये है बात ये है कि आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो फिर आपका x वेरिएबल सेम हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5, यानी कि इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5y से भी मल्टीप्लाई करा दो और 5 3 ज़र 15 हो जाएगा और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास नहीं आ गई है, दैट इज इक्वेशन 3। अब आप इस इक्वेशन को भूल जाए 1 को, अब इक्वेशन 2 और 3 को देखें।
इधर देखें y 5 है, इधर भी y क्या है 5 है। जब वेरिएबल सेम हो जाते हैं तो अगला काम होता है आप साइन देखते हैं कि आया साइन उनके साथ सेम है या डिफरेंट है। अब आप देखें तो इनके साथ ऑलरेडी साइन डिफरेंट है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है। अगर वेरिएबल सेम हो जाए या सेम वो दे दे और उनके साथ साइन जो है वो डिफरेंट हो तो फिर एडिशन होगी। देख इस वाले केस में जैसे -5 y -5y ऑलरेडी वेरिएबल सेम है, साइन डिफरेंट है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। फर्ज करो कि ये दोनों प्लस होते, यानी +5 और +5 होते, तो फिर हम ऐड ना करते, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से क्या होता है कि नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज होगा तभी कटेगा। साइन जब पहले से सेम हो तो उनको ऐड करेंगे तो एडिशन में तो साइन चेंज नहीं होता, तो इसलिए वेरिएबल तो सेम साइन वाले कटते ही नहीं है। वेरिएबल जब साइन अपोजिट होते हैं, जैसा कि इस वाले केस में माइनस और प्लस है, तभी कटेंगे। अब क्योंकि ऑलरेडी साइन डिफरेंट है तो हमें एडिशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एडिशन में साइन चेंज नहीं होता। अब हमने क्या कर देना है, ऐड 2 एंड 3 को ऐड कर दें। 2x - 5y + 8 = 0 एंड 5x + 5y + 15 = 0। आप चाहें तो ये कांस्टेंट नंबर उधर भी लेके जा सकते हैं, पहले ले जाएं या बाद में ले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5y से कट गया, 5 और 2 कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और दूसरी तरफ 0, तो 7x = ये 23 उधर जाएगा तो -23 हो जाएगा। आपको x चाहिए तो आपने क्या करना है, 23 और इसको 7 को इसके नीचे डिवाइड कर देना है। x आपके पास आ गया, इसको आपने पुट करना है, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। हम 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन, अगर फर्ज करें हम 1 में पुट करें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x है, x की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब हमारे पास क्या है जी, x + y + 3 = 0। अब x की जगह वैल्यू पुट करें, -23/7 + y = -3। इस 3 को उधर ले जाए ताकि नंबर अलग हो जाएगा, y को उधर ही रहने दें, -3, इस 23 को भी उधर ले जाए। जब 23 उधर जाएगा तो ये माइनस से ये -23 उधर जाके +23 हो जाएगा। अब 7 एलसीएम आ गया, इस 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए 7 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 23। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 में से 21 गया तो पीछे कितना 2 बचेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 7। अब आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या आएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या आएगा, यानी x और y होता है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या है, -23 -23/7 और 2/7। ये हमारे पास जो दूसरा पार्ट था उसका -23/7 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसमें -23/7। अच्छा, तो इसके जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3, तो इसमें स्टूडेंट हमें ये कह रहा है कि अगेन हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे जरा क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखें तो y और y दिया हुआ था, उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ था, जैसे यहाँ 5 और 4 दिया और वहां नहीं दिया था, साइन ऑलरेडी अपोजिट थे, तो डायरेक्ट ऐड करने से y और y कट गया था। इसके पार्ट 2 में ऐसा था कि उसने इक्वेशन 2 के साथ आई थिंक 5 -5 दे दिया था, और इधर y के साथ कुछ भी नहीं दिया था, तो हमने क्या किया था कि इस ऊपर वाली को 5 से मल्टीप्लाई किया था, y वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो गए थे, ऐड किया था, तो हमारे पास जो है एक वेरिएबल x आ गया था, पुट करने से y आ गया। इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंट चीज है, इसमें क्या है कि जो x के कोफिशिएंट हैं और y के कोफिशिएंट हैं ऑलरेडी उनके साथ 1 के अलावा कोई नंबर है, जैसे इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो ऐसी सिचुएशन में जिसमें ऑलरेडी वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू हो और छोटे नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से बड़ा नंबर ना बने, मतलब यह है कि अगर 2 को कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर फर्ज करो यहाँ 6 होता तो फिर इस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते, तो अगर यहाँ 6 होता तो इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास 6 और 6 सेम आ जाता, यानी एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इस वाले केस में भी ऐसा नहीं है कि मैं 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 5 बन जाए। तो अब मेरे पास ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि मुझे इनके वेरिएबल सेम करने के लिए इस नीचे वाली जो इक्वेशन है ना, इसका ये 3 इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा इस नीचे वाली से तो यहाँ 6 आ जाएगा। एक तो ये मेरे पास ऑप्शन है। दूसरी ये ऑप्शन है कि अगर मैं 4 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 4 5 ज़ा 20 आ जाएगा, और इस नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा, यानी y वेरिएबल सेम हो जाएगा। तो मैं x वेरिएबल को इस दफा सेम करूंगा। बाय।
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। देखें आज 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा जी 6x, यहाँ हो जाएगा जी 15y और यहाँ हो जाएगा जी 9, दूसरी तरफ 0। तो 6x प्लस 15y इज इक्वल टू -9। इस 9 को उधर ले जाओ तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई है जी 3। तो इसको हाईलाइट कर लो। अब आपने बाय मल्टीपीएलवाई इक्वेशन 2 बाय 2, यानी इस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0। 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 8y, ये माइनस 10 है तो उधर जाके प्लस 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन आ जाएगी जी 4। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दो इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों इक्वेशन में आपने या तो ऐड करने से आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा, दूसरी की वैल्यू आ जाएगी, या सब्ट्रैक्शन से। तो अब हमें क्या पता कि एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी। तो हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे वेरिएबल कौन से सेम है। x और x दोनों वेरिएबल सेम है, यानी 6x है। फिर दूसरा काम होता है इनके साथ साइन देखने हैं। साइन इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है दोनों के साथ प्लस साइन है। जब साइन सेम हो, चाहे दोनों प्लस की सूरत में हो या दोनों माइनस की सूरत में हो, तो उस सूरत में आप क्या करते हो कि सब्ट्रैक्शन करते हो। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 and 4। अब 3 हमारे पास क्या है जी, 6x प्लस 15y इज इक्वल टू -9, 6x माइनस 8y इज इक्वल टू प्लस 10। अब हमारे पास क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास साइन चेंज होता है। इसका साइन चेंज नहीं है, तो मैंने वैसे बताने के लिए लिखा ना कि प्लस है, इसका प्लस था तो माइनस हो गया, इसका प्लस है तो माइनस कर, आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो अब इसमें ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 23y हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, -19। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -19 आ जाएगा और 23 आ जाएगा। यानी एक y की वैल्यू आ गई, एक वेरिएबल आ गया, पुट इन 1 में पुट कर देना यार, 1 में पुट करें, 2 में, 3 इंजिन में पुट करें, आपके पास आंसर सेम आएगा। देखिए आज 2x प्लस 5 आ गया, y की जगह क्या लिखें, -19/23 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा जी 2x, ये प्लस इस माइनस आपस में मल्टीप्लाई को माइनस हो जाएगा, 5 19 95 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 23 और ये उधर जाके -3 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -3, ये उधर जाके क्या कर दें 95 और 23 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 23 आपने ले लेना है एलसीएम। जब 23 इस 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये 23 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6, 3 3 9 हो जाएगा और प्लस 23 सेम है तो 95 इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, ये 2x इसी तरह। अब आपके पास यहाँ आ गया जी 2x इज इक्वल टू 95 से आपने क्या करने हैं कि 69 को माइनस करना है। कैरी लें 8 15 15 में से 9 गया 6 और कितना आ जाएगा 26। ऊपर आपके पास बचा है जी 26 और नीचे क्या 26 और नीचे बचा है जी 23। अब 95 बड़ा है तो प्लस का साइन है, अब मैंने साइन डाला ही नहीं है, उसका मतलब है कि प्लस ही होगा। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर जाके डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 2 और क्योंकि 23 पहले से है तो इसके साथ इन दोनों के दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन डालो। कैंसिल करें तो 2 13 है, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 13 ओवर 23। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा इंटरसेक्शन इज 13, पहले x की वैल्यू लिखते होते हैं और बाद में y की वैल्यू लेते हैं जो हमने पहले फाइंड की थी, -19 और 23। अब हम इसकी वैल्यू चेक भी कर लेते हैं कि आया हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो ठीक आया है या नहीं आया। तो आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6 का 13 ओवर 23 एंड -19 ओवर 23 बिल्कुल हमारे पास सेम आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन 6 था स्टूडेंट वो हो गया कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।